Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before we take up the first topic of the day, कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें से एक करेक्शन है। प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत जो भी सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं उसका बस 40% ही सब्सिडी के तौर पे कवर करती है गवर्नमेंट। बाकी बेनिफिशियरीज को अपने पास से 60% पैसा देना होता है। सो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट विल आल्सो बी रॉन्ग कि अंडर द स्कीम बेनिफिशियरीज रिसीव सोलर पैनल्स एंड इंस्टॉलेशन सपोर्ट एट नो कॉस्ट। एट नो कॉस्ट विल बी रॉन्ग। बस 40% ही सब्सिडी में मिलता है, बाकी 60% बेनिफिशियरीज को देना होता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कल ही मैंने आपको बताया था फोर्थ तो रॉन्ग है ही, तो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आज का पहला टॉपिक लेते हैं, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं मदरसास के बारे में पहले समझते हैं, फिर इस कानून के बारे में समझेंगे। देखिए, मदरसास आर रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बेसिकली इस्लामिक टेनेट्स, इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ्स से रिलेटेड एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। बट दे ऑल्सो प्रोवाइड मेन स्ट्रीम सेकुलर एजुकेशन, जैसे कि मैथ साइंस ये सब भी पढ़ाते हैं मदरसा में। बट वहाँ पे जो कोर जो टीचिंग होती है या जो मेन टीचिंग होती है दैट इज अराउंड रिलीजियस एजुकेशन इन इस्लामिक टेनेट्स। आजकल ज़्यादातर मदरसा जो हैं वो एनसीईआरटी करिकुलम भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए एनसीईआरटी के करिकुलम को वो फॉलो कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसास को रेगुलेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए एक कानून लाया गया था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मदरसास एक्ट, which gives a kind of statutory or legal recognition to madrasas. And this Uttar Pradesh Madrasa Act provides legal framework to these institutions of Uttar Pradesh कि कैसे काम करेंगे, उनका फंक्शनिंग प्रोविजन कैसा रहेगा, वो सब कुछ उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की मदद से डिफाइन किया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कानूनी तौर पे रिकॉग्निशन मिला हुआ है मदरसास को इन उत्तर प्रदेश। अब हुआ क्या कि इसी साल मार्च महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या डेविएटिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट कंप्लीटली इन इट्स एंटायरिटी ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि दीज मदरसास एंड द एक्ट which is used to regulate these madrasas are violating the basic structure of the constitution, क्योंकि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। आपको पॉलिटी क्लास में सिखाया जाता है, आई जस्ट होप आपको याद आ रहा होगा कि केशवनंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो संविधान के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। अब कौन कौन से प्रोविजंस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर माने जाएंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में डिफाइन नहीं किया है। इन सक्सेसिव जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया है कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो संविधान के अंदर उनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो दिया गया 1973 केशवनंद भारती जजमेंट में, और उसी के अंतर्गत फिर 1994 में एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्हीं दोनों जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच बेसिक स्ट्रक्चर? द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दूसरा आर्गुमेंट भी दिया कि देखिए, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21A प्रोवाइड करता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज।
तो बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, वो उनका फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21A, जहां पे उनको मॉडर्न एजुकेशंस दिए जा सके। लेकिन मदरसास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे इस्लामिक स्टडी जो है वो कंपलसरी है, जबकि मॉडर्न सब्जेक्ट्स की लर्निंग ऑप्शनल है। तो अगर बच्चे मदरसा जाते हैं तो हो सकता है कि फिर वो सिर्फ इस्लामिक लर्निंग करें, मॉडर्न सब्जेक्ट्स ना पढ़ें, और इससे बच्चों का फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21A, दैट इज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो वायलेट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इनविसाजेस कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन मिले। तो मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन मदरसाज में नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, और क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे वहां जाकर के मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं, क्योंकि दे आर ऑप्शनल। बच्चे सिर्फ इस्लामिक सब्जेक्ट्स या इस्लामिक आइडियाज को स्टडी करें। तो दैट इज हाउ चिल्ड्रन वुड बी रॉब्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21A। इन दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मदरसाज हैं दैट आर रेगुलेटेड अंडर उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट विच वेयर स्ट्रक डाउन बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो टेस्ट है वो इस केस में लगेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इज अप्लाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, नॉट अगेंस्ट एनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये तो एक ऑर्डिनरी एक्ट है, जनरल लॉ है, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट, तो स्टेट लेवल का एक जनरल लॉ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो है नहीं, इससे कोई संविधान तो बदला गया नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कि कोई भी एक एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डॉक्ट्रिन या ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे लगना चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी लॉ पे। तो उस ग्राउंड पे जो पहला बेसिस था यूज्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट टू रिजेक्ट उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट, उसको स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि देखिए एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। आपको भी पढ़ाया गया होगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा बना दिया गया था। तो यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट, वहाँ की सरकारें, बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स आर empowered as per the constitution to enact laws on the subject of education। तो अगर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट लाया है तो इट इज कंप्लीटली इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इट शुड नॉट बी सीन एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 बिकॉज इट इज मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू फ्रेम लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो लाया है उन्होंने कानून, और इस कारण से इट इज और इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पे एक छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट की मदद से लाया गया एज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, वो आपको जवाब देना है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Supreme Court's view on states' power to acquire private property। तो जो हमारी सरकार है उसके पावर्स को लेकर के यहाँ चर्चा होगी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी की चर्चा होगी यहाँ पे। राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31, but later on it was taken out of part 3, it was inserted in part 300A। so right to property is still a right but not a fundamental right, it is just a constitutional right। ये सब बेसिक बातें तो आई जस्ट होप आपको याद होंगी। अब थोड़ा सा करंट केस को समझने के लिए पहले आर्टिकल 39B को रिकॉल करना होगा। आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन mandates that government should direct policies to ensure the material resource of the community are distributed to best service
टू बेस्ट सर्व पब्लिक वेलफेयर। तो सरल भाषा में कहें तो आर्टिकल 39 बी कहता है कि समाज में जो भी रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी के जो भी रिसोर्सेज हैं, वेल्थ हैं, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबका भला हो, बेस्ट सर्व पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, जो भी समाज के रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। बट इसमें एक प्रश्न उठ जाएगा, आर्टिकल 39 बी को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, 9 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बनाई जाती है? जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को लेकर के कोई डाउट हो, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संविधान के उस पर्टिकुलर एम्बिगुअस प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हैं। That is why Supreme Court is known as guardian of the Constitution, ultimate interpreter of the Constitution, because उनके पास पावर है किसी भी ambiguous provision को interpret करने का। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 बी में लिखा हुआ है, material resource of the community must be distributed in equitable manner to serve everyone in the society। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई 9 जजेज की। उनके सामने प्रश्न था कि ये मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी का क्या मतलब है? विच प्रॉपर्टी, विच रिसोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी? क्या लोगों की प्राइवेट संपत्ति, लोगों के घर, गाड़ी, उनकी जमीनें, क्या उसको भी मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी की तरह देखा जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर स्टेट यानी कि सरकार के पास इमेंस पावर आ जाता है कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लेकर के रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो इफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो इसका मतलब अंटिलिया द हाउस ऑफ मुकेश अंबानी जी इज ऑल्सो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, और जरूरत पड़ने पे उसको अक्वायर करके सरकार भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इन फेयर मैनर इन ऑर्डर टू बेस्ट सर्व पब्लिक वेलफेयर। बस समझाने के लिए मैं बात कह रहा हूं। तो ये प्रश्न था कि ये क्या मतलब होता है मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी का? डज इट इंक्लूड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो? और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पे अपना ओपिनियन दिया है कि नो, नॉट एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी will come under the material resource of the community definition. So 9 judges Constitution bench of the Supreme Court ruled that government cannot acquire every private property even if it may serve common good. ये जो जजमेंट था 9 जजेस ने मिल करके दिया 8-1 की मेजोरिटी से, इट वाज अल्टीमेटली ऑथर्ड बाय, जजमेंट तो कलेक्टिवली देते हैं जजेस, बट कोई एक जज उसमें से उस जजमेंट को लिखते हैं। तो इट वाज ऑथर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने लिखा इसको। तो उन्होंने कहा कि द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, इट कुड बी सीन एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, इट कुड बी, बट उसका एक्विजिशन अगर सरकार कर रही है तो इट मस्ट बी इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। मतलब प्राइवेट संपत्ति जो है वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी के डेफिनेशन के अंदर आ सकता है, कुड बी, आज पर आर्टिकल 39 बी, बट अब उसको अक्वायर करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, बेसिकली आर्टिकल 300A को फॉलो करना होगा। तो ये जो जजमेंट है इसका आप इस्तेमाल करेंगे अगर कोई प्रश्न आ जाता है ऑन द टॉपिक राइट टू प्रॉपर्टी। ही आर्टिकल 39B मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, दिस मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी कुड इंक्लूड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो, कुड वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, मे इंक्लूड प्राइवेट रिसोर्सेज ऑल्सो, बट प्राइवेट रिसोर्सेज को अक्वायर करने से पहले या उनको अक्वायर करने के लिए सरकार को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। वो ऐसे अनफेयर, एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से, फोर्सफुल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करके और रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट कैन नॉट टेक ओवर एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इट वांट्स। इफ इट हैज टू टेक ओवर अ प्राइवेट प्रॉपर्टी,
इट मस्ट बी डन इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्ड करते हुए कहा कि इंडिया इज नॉट सोशलिस्ट। अब ये सुनकर के आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि सर हमारे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। तो प्रियम्बल में लिखा है कि इंडियन स्टेट इज सोशलिस्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट सोशलिस्ट। तो किस सेंस में उन्होंने कहा है नॉट सोशलिस्ट? देखिए, वी आर नॉट सोशलिस्ट एज पर द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलिज्म। जो इकोनॉमी की क्लास में मैं सोशलिज्म पढ़ाता हूं, मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जिसको मार्क्स को कभी कभार साइंटिफिक सोशलिस्ट भी कहते हैं, ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू डीड्स, जहां पे द स्टेट यानी कि सरकार विल ओन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस सेंस में इंडिया इज नॉट सोशलिस्ट। तो जो कॉमन ग्लोबल या वेस्टर्न नोशन है सोशलिज्म का, उस तरह का सोशलिज्म भारत फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली जो एक ग्लोबल या वेस्टर्न नोशन है सेकुलरिज्म का, कि वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, वो भी भारत फॉलो नहीं करता है। तो भारत के संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड लिखे जरूर हैं, दे हैव बीन इंसर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बट जो सोशलिस्ट और सेकुलर आइडियाज हैं भारत के, वो वेस्टर्न आइडियाज से अलग हैं। दे आर sui generis, सेल्फ डेवलप्ड। भारत का सेकुलरिज्म जो है, इट बिलीव्स इन सर्वधर्म संभव, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। साथ ही साथ हमारा जो सोशलिज्म है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ फोर्सफुल वन, दैट इज ऑल्सो नॉट द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। आवर सोशलिज्म इज फेयरनेस विथ एवरीवन। सोशलिज्म इन द प्रियम्बल ऑल्सो मीन्स दैट देयर हैज टू बी फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो हमारा जो सोशलिज्म है, इट बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग इक्वालिटी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमारे यहाँ पे है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स को रिजर्वेशन दी जाती है, दैट कुड बी सीन एज वन एक्ट ऑफ सोशलिज्म। वीमेन के लिए जो पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन लाया गया, दैट कुड बी सीन एज एन एक्ट ऑफ सोशलिज्म। बट उस टेक्निकल सेंस में हमारे यहाँ पे सोशलिज्म फॉलो नहीं होता जिस तरीके से मार्क्स ने डिफाइन किया है। मार्क्स को सोशलिस्ट, साइंटिफिक सोशलिस्ट भी कहते हैं। तो आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है कि अगर हम उस टेक्निकल सेंस में सोशलिस्ट होते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कह रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म फॉलो कर रहे होते, तब स्टेट वुड बी जस्टिफाइड टू अक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी and redistribute it to the community. But we don't follow the Western notion. We have our own understanding. So a state may acquire private property. Private property in some cases may be considered as material resource of the community, but it must be acquired in line with constitutional principles. It must not be done in exploitative manner, because we are not socialist in line with the Western notion of socialism. यूपीएससी ने साल 2020 में ये प्रश्न पूछा था, थोड़ा सा अलग है, मार्क्सिज्म पे और गांधीज्म पे है, क्योंकि गांधी जी भी सोशलिस्ट कहे जाते हैं, मार्क्स भी सोशलिस्ट है। मैं इकोनॉमी की क्लास में सिखाता हूं, बोथ आर सर्चिंग फॉर द सेम एंड, दैट इज स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी, बट दोनों ने रास्ते अलग अलग प्रपोज किए हैं। मार्क्स हैज सजेस्टेड द पाथ ऑफ वायलेंस, व्हाइल गांधी जी हैज सजेस्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इस आइडिया के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप, एंड प्लीज सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about dedicated freight corridors. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to infrastructure. देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ओवरऑल कार्गो मूवमेंट की, फ्रेट मतलब जो माल गाड़ी होती है या फ्रेट कार्गो मूवमेंट की बात की जाए, तो उसमें अलग अलग जो मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, उनका शेयर देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट 60% शेयर होल्ड करता है, रेलवे दूसरे नंबर पे 32%, वाटरवे 7.6%, एंड एयर ट्रांसपोर्ट हार्डली हैंडल्स अबाउट 1% ऑफ द ट्रेड। तो फ्रेट मॉडल शेयर इन इंडिया, रोड सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो कार्गो हैंडलिंग करता है, यानी कि आप देखते हैं कितने सारे ट्रक चलते रहते हैं, सीमेंट, बालू, स्टील, ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट कार्गो हैंडलिंग करता है अप टू 60%।
रेलवे 32%। यही दो मेजर कार्गो हैंडलिंग के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। बट अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे ट्रांसपोर्ट as far as cargo handling is concerned is very cheap as compared to रोड। उसके अलावा ये सेफ भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में एयर पॉल्यूशन होता है। रेलवे ट्रांसपोर्ट में तो रेलवे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स हैं। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल बर्न होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट ओवरऑल रेलवे इज मच मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। बट रोड का शेयर है ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग में एज कंपेयर टू रेलवे। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और रेल ट्रांसपोर्ट का शेयर इन कार्गो हैंडलिंग को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर लाया गया इंडियन रेलवे द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये हैं क्या। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर स्पेशलाइज्ड रेलवे लाइंस एक्सक्लूसिवली फॉर मूवमेंट ऑफ फ्रेट, सिर्फ कार्गो हैंडलिंग के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि एक ही ट्रैक पे मालगाड़ी भी चलती है, उसी पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। तो इस कारण से जो फ्रेट ट्रेन्स हैं या कार्गो ट्रेन्स हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं मालगाड़ी, वो काफ़ी डिले होती रहती हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स विल बी ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड ओवर द फ्रेट ट्रेन्स। और इस कारण से फ्रेट मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाता है थ्रू ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर को हमेशा ही प्रायोरिटी दी जाती है। बट इस कारण से कार्गो मूवमेंट बिकम्स वेरी स्लो थ्रू रेलवे, और इस कारण से रेलवे का शेयर जो है वो ओवरऑल कार्गो मूवमेंट में कम है। तो रेलवे के शेयर को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, स्पेशलाइज्ड रेलवे लाइंस दैट विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर फ्रेट मूवमेंट, वो डेवलप किया जा रहा है भारत के अंदर। इन्हीं को कहा जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इससे रेलवे के थ्रू जो कार्गो मूवमेंट है वो एफिशिएंट भी होगा, उसकी स्पीड और कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इट विल हेल्प इन डीकंजेस्टिंग द एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर मूवमेंट को भी फायदा मिलेगा। दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लगभग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट JNPT पोर्ट ऑफ मुंबई विथ दादरी विच इज नियर न्यू दिल्ली। ये लगभग 85% तक ऑपरेशनल हो गया है, कहीं कहीं पे कुछ वर्क बाकी है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इट विल कनेक्ट लुधियाना विथ कोलकाता। ये लगभग पूरी तरह से रेडी हो चुका है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये मेनली उन स्टेट से होते हुए गुजर रहा है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कोल स्टील ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो कोल स्टील सेक्टर को बूस्ट देगा दिस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, Western dedicated freight corridor and Eastern dedicated freight corridors, they will be managed, or they are managed rather, by a separate company created by Indian Railway to manage them, जिसका नाम है Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited। ये दोनों तो लगभग फंक्शनल हो गए। इसके अलावा 4 और कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, अभी प्लानिंग स्टेज में है। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ एंड साउथ साउथ डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फायदा क्या होगा? देखिए, ऑफ कोर्स कार्गो हैंडलिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेलवे का शेयर बढ़ेगा कार्गो हैंडलिंग में, विच इज एन क्लीनर सोर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो इससे इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी कार्गो हैंडलिंग की, इन्वायरमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ओवरऑल जब कार्गो मूवमेंट फास्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगा, बिकॉज इट विल कट डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। ओवरऑल कार्गो कैपेसिटी मूवमेंट वो भी ज़्यादा हो पाएगी, तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रीजनल डेवलपमेंट हो पाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल सप्लाई मिल पाएंगे। तो जो भी बेसिकली रीजनल एरियाज हैं जो मेन स्ट्रीम नेटवर्क से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगा विथ हेल्प ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। भले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम इस रीजन तक तो आ रहे हैं, तो कुछ तो फायदा होगा बाकी रीजन्स को धीरे धीरे। तो रीजनल प्लानिंग, रीजनल ग्रोथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काफ़ी योगदान रहेगा। एफिशिएंसी ऑफ कार्गो मूवमेंट विल इंक्रीज, कैपेसिटी विल इंक्रीज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी
निगेटिव इम्पैक्ट कम होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन या एयर पॉल्यूशन कम होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। एक आइडिया आप याद रख लीजिए, मेंस में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा जीएस पेपर 3 में। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ 3L, द प्रॉब्लम ऑफ लैंड, लैंड एक्विजिशन करना कठिन होता है किसी भी नए प्रोजेक्ट को लाने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ लेबर, सो देर आर सो मेनी लेबर लॉज कि विच क्रिएट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम। तो लेबर लॉज को एड्रेस करने के लिए तो 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं, ये तो आपको मैंने बताया कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। जो स्टेट या यूनियन लेवल के लेबर लॉज थे उनको मिला करके बेसिक 4 लेबर कोड्स लाने की कोशिश की है सरकार ने। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, स्लो लॉजिस्टिक्स, costly logistic is also problem. Dedicated freight corridor to great extent can address this problem of logistics. उसके स्लोनेस का और हाई कॉस्ट के प्रॉब्लम को कुछ हद तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एड्रेस करेगा। अब करंट न्यूज देखते हैं, तो न्यूज काफी सरल है, कहीं ना कहीं आंसर में इस्तेमाल कर लेंगे। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और उसने पाया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो दो अभी तक फंक्शनल हैं, दे हैव पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एक्सपोर्ट। इनफैक्ट ओवरऑल रेलवे का जो रेवेन्यू है उसको भी 2.94% तक ग्रोथ मिला है बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एज पर स्टडी बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। एक सीधा सा प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर प्रोवाइडिंग या आर प्रूविंग टू बी लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस। जो आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं इसी की मदद से ये पूरा पूरा आंसर बन सकता है। मैंने कुछ भी नया यहाँ पे हिंट्स में नहीं दिया है, इन्हीं आइडियाज के बेसिस पे पूरा आंसर बन सकता है। आप देखें हिंट्स में मैंने सब कुछ वही इस्तेमाल किया है जो हमने डिस्कस किया है। तो डॉक्टर रघुराम राजन जी के इस आइडिया से द प्रॉब्लम ऑफ 3L से आप शुरुआत कर सकते हैं और वहां पे फिर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ जाइए, फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में लिखिए, उनके कुछ बेनिफिट्स लिखिए, कंक्लूजन में कुछ करंट की बातें लिख देते हैं। अगर जैसे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने ऐसा बताया, इससे ये फायदा हो रहा है, इट ऑलवेज मेक्स योर आंसर बेटर, कि चलिए आपने कुछ करंट रेलेवेंस भी बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टार्डीग्रेड्स एक्सट्रीम रेजिलियंस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए टार्डीग्रेड्स होते क्या है। They are microscopic 8-legged creatures without backbone. ऐसा कुछ दिखता है टार्डीग्रेड। ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, रियल इमेज नहीं है, बट ऐसा कुछ दिखेगा। माइक्रोस्कोपिक है, 8-legged creature विदाउट बैकबोन। इसको मॉस पिगलेट भी कहते हैं या वाटर बियर भी कहते हैं। इसकी एक बड़ी खास बात है, बड़ा ही रिजिलियंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। डीप सी वेंट में, डेजर्ट में, आउटर स्पेस में, जहां मर्जी इसको छोड़ो ये सरवाइव कर जाता है। बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर जाता है, ह्यूज रेडिएशंस में भी सरवाइव कर जाता है, और काफी एंशिएंट स्पीसीज भी है। लगभग 600 मिलियन ईयर अगो से इट हैज बीन फाउंड टू बी एग्जिस्टिंग एज पर मॉलिक्यूलर डेटिंग ऑफ टार्डीग्रेड्स। अब साइंटिस्ट्स आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन टार्डीग्रेड्स कि आखिर क्या इनको इतना रेजिलियंट बनाता है, हाउ दे आर सो मच रेजिलियंट। समझ आया धीरे धीरे रिसर्च करके, स्टडी करके, कि टार्डीग्रेड्स कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू अडैप्ट एज पर द न्यू सिचुएशन। वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और उन्होंने अडैप्ट करके लगभग 1300 अलग अलग सब स्पीसीज डेवलप हो गए हैं विद इन द टार्डीग्रेड्स स्पीसीज इटसेल्फ। टार्डीग्रेड्स के अंदर भी कम से कम 1300 तरह के स्पीसीज हैं अलग अलग तरीके के, विच कैन सर्वाइव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्श एनवायरमेंट। तो सरल भाषा में कहें तो टार्डीग्रेड्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, and what has helped them to survive in such extreme situation? Their genetic adaptation. They have adapted, they have changed themselves accordingly, और इस तरीके से 1300 different species have developed who can survive in different extreme circumstances.
जो अडेप्टेशन मेथड टार्डिग्रेड्स ने इस्तेमाल किया उनको कहा गया है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, HGT, where these tardigrades incorporate few genetics feature from bacteria, plants, fungi into their own DNA. तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ जेनेटिक फीचर को खुद अडॉप्ट किया है टार्डिग्रेड्स ने, और जिस तरीके से फिर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्टिव हुए हैं एंड दैट हैव हेल्प्ड देम टू सर्वाइव इन डिफरेंट एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। इस अडेप्टेशन मेथड को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब साइंटिस्ट क्यों टार्डिग्रेड्स को स्टडी करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है? क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर टेक्निक हम ह्यूमंस भी सीख लेते हैं, मेडिकल रिसर्च में इसका काफ़ी फिर योगदान हो सकता है, फिर ह्यूमंस भी टार्डिग्रेड्स की तरह उतने रिजिलियंट हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव मेडिसिन्स या थेरेपीज दैट कुड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेडिएशंस या डिहाइड्रेशंस, जैसे टार्डिग्रेड्स अपने आप को बचाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, टार्डिग्रेड्स को स्पेस रेडिएशन से भी कुछ नहीं होता। तो इफ वी आर एबल टू लर्न कि हाउ टार्डिग्रेड्स हैव अडेप्टेड देमसेल्फ, तो वी कुड ऑल्सो डेवलप टेक्निक्स जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी अपने आप को स्पेस रेडिएशन से बचा सकें। एग्रीकल्चर रिसर्च में भी हेल्पफुल रहेगा। टार्डिग्रेड रिजिलियंस से क्या होगा, हम लोग उनसे सीख करके अपने क्रॉप्स को भी उतना रिजिलियंट बना सकते हैं ताकि किसी भी ड्रॉट कंडीशन या पेस्ट अटैक को वो सरवाइव कर जाए। तो बेसिकली ये ऐसा जीव है जो कुछ भी सह सकता है। अगर ये इसकी इस काबिलियत को और वो काबिलियत इसने कैसे डेवलप की, अगर वो हम समझ गए तो हम भी कुछ भी सह पाएंगे, राइट। हम भी फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन आराम से कर पाएंगे, लंबे समय तक जी पाएंगे, ह्यूमन सेल्स को कोई डैमेज नहीं होगा, गंभीर बीमारियों की सॉल्यूशंस या उसकी इलाज ढूंढ पाएंगे, जैसे कैंसर एंड ऑल। एग्रीकल्चर में भी बेहतर क्रॉप्स को हम डेवलप कर पाएंगे। इसी कारण से टार्डिग्रेड्स को स्टडी करने में आजकल साइंटिस्ट कम्युनिटी इतना इंटरेस्टेड है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्सेनिक मीनास। आर्सेनिक कंटेंट इन ग्राउंड वाटर इन असम इज वेरी हाई। कुछ डेटा है, देखेंगे, याद रखेंगे, दैट वुड बी हेल्पफुल इन जीएस पेपर 5 आंसर राइटिंग। देखिए, आर्सेनिक कंटेंट अगर ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाए और उसका लंबे समय तक लोग अगर इस्तेमाल करें तो उससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डैमेज, इट कैन डैमेज किडनी, इट कैन इवन कॉज कैंसर। भारत के अंदर आर्सेनिक कंटेंट ग्राउंड वाटर में ऑलरेडी ज़्यादा है कई सारे जगहों पे, लेकिन असम के अंदर इट इज़ इवन मोर अक्यूट, द प्रॉब्लम इज इवन मोर अक्यूट। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आर्सेनिक कंटेंट इज़ वेरी हाई, उसमें से एक हमारा स्टेट असम है। नीचे अगर आप डाटा देखें कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर इन्फ्लिक्टेड विथ हाई आर्सेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज असम के अंदर निकल करके आएगा। 65% पॉपुलेशन इन असम इज इम्पैक्टेड ड्यू टू हाई आर्सेनिक कंटेंट इन ग्राउंड वाटर। सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा होना हेल्थ के लिए बुरा माना जाता है। और वैसे तो कई सारे स्टेट्स के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन असम के अंदर ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही एक्यूट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आर्सेनिक कंटेंट इन ग्राउंड वाटर। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बट BIS के हिसाब से इतना मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। असम के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेंट इस परमिसिबल लिमिट एज पर BIS उससे कहीं गुना ज़्यादा है। इसी कारण से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 24 अलग अलग स्टेट्स को वार्निंग दी थी कि आपके ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप इसको एड्रेस करें। उन 24 स्टेट्स में से हमारा स्टेट आसाम भी एक था। दैट इज वाई NGT कॉल्ड द सिचुएशन वेरी सीरियस बिकॉज हाई आर्सेनिक कंटेंट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट कैन हैव सेवरल काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था सोलर स्टॉर्म से रिलेटेड, करेक्ट आंसर वुड बी सी, डॉट्स प्रोग्राम। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।